तो ये देखो, ये तुम्हारा तार है, तार के थ्रू ये करंट जा रहा, आई करंट है। तो इसमें एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। इसका फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर टी। आर हो गया इस वायर का रेजिस्टेंस हो गया, टी हो गया टाइम। जितने टाइम के लिए पास करेंगे उतना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ करने के लिए मान लो मेरे पास एक सिंपल सा सर्किट हम कंसिडर करते हैं। मान लो मेरे पास एक बैटरी है ना, और इस बैटरी से कनेक्टेड हम मान लो एक रेजिस्टेंस मान लो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है। और इस बैटरी के चलते इससे करंट जा रहा। ठीक है। ये बैटरी मान लो पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि करंट फ्लो कर रहा है तो ये भी हो जाएगा, ईएमएफ नहीं लग देगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देगा, है ना। मान लो ये बैटरी भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा, और dt समय में, मान लो dt टाइम में, सपोज करो dt टाइम में, है ना, dt टाइम में dq चार्ज पास कर रहा है इस पोटेंशियल के चलते या इस बैटरी के चलते। ठीक है। dt टाइम में dq चार्ज पास कर रहा है, dq चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा, छोटा वर्क होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो चूंकि छोटा जो है ना, हम लोग पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज होगा। तो छोटा वर्क छोटा चार्ज, मतलब मान लो छोटा चार्ज को अगर ये बैटरी भेज रहा भी पोटेंशियल के थ्रू, तो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, हम लोग डी डब्ल्यू को परिणाम देते हैं। इसको थोड़ा बहुत हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, डी डब्ल्यू का रन देते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू भी रन देते हैं, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी लिख सकते हैं। कैसे, तो बाय डिफिनेशन है आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू कौन डी, है ना, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। लेकिन हम लोग को मान लो सिर्फ डी टी समय में नहीं, मान लो टी समय के लिए इससे हम पास कर रहे हैं, मतलब टी समय के लिए इसके थ्रू हम करंट पास कर रहे हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम टी। बीच बीच में ज्वाइन करता है ना तो सर्किट ब्रेक करना पड़ता है ना, इसलिए कोशिश करोगे एकदम स्टार्टिंग में ही सब लोग ज्वाइन कर लो। तो ये तो हुआ डीटी समय के लिए। अब हम बात करें किसके लिए, हम लोग बात करेंगे 4 टाइम टी। अगर यहाँ पर 4 टाइम टी की बात करें, एक मिनट, अगर 4 टाइम टी का हम बात करें तो टाइम टी के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सर वर्क इंटीग्रेट होगा, इधर में भी आई डी टी भी इंटीग्रेट होगा, है ना। टाइम बीच बीच में सब आते जाते है ना। चूंकि वी आई डी टी है तो आपको यहाँ पर टाइम को मेंशन करना हो, चूंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। जब टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, आपको टाइम को यहाँ मेंशन करना होगा। ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t वी आई डी टी, है ना। करते हैं तो ये हो गया हमारा, अब देखिए तो v और i तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। इंटीग्रेबल यहाँ पर क्या है, t है, 0 से t dt। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, dt का इंटीग्रेशन t होता है, और dw का w हो जाएगा। ठीक है। तो ये निकल गया, ये तुम्हारा वर्क निकल गया, जो कि होगा जब आप क्या करिएगा, t समय के लिए I करंट पास करिएगा, किससे, इससे। t समय के लिए, यहाँ से t समय के लिए आप पास कर रहे हैं, t समय के लिए आप क्या पास कर रहे हैं, I करंट पास कर रहे हैं। या I करंट पास हो रहा है t समय के लिए भी पोटेंशियल पर, तो ये वर्क हो रहा है। और हम लोग जानते हैं फिजिक्स में हमेशा वर्क ही किसमें बदल करता है, एनर्जी में, है ना।
तो ये हाँ, दिस वर्क कन्वर्ट इनटू हीट। ठीक है, सबसे बड़ा चीज कि ये जो वर्क है एनर्जी में बदलेगा, कौन सा एनर्जी में? हीट एनर्जी में। ठीक है, तो यही W किस में बदलेगा? H में बदलेगा। और इसलिए H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VI। अब चूंकि V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR Yes, sir. होता है, ये IT हो गया, तो फॉर्मूला क्या I होगा? square I square RT। RT हो गया। ठीक है, ये मेरा निकल गया। H का हमारा मेन फॉर्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? ये मेरा मेन फॉर्मूला, यही फॉर्मूला से देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला ये दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा मेरा I square R। तो पावर का फॉर्मूला क्या बचा? P बचा I स्क्वायर R, या P इक्वल टू, अगर I और IR को हम अलग कर दें, है ना, कितना हो जाएगा? I भी हो जाएगा। P इक्वल टू आई भी, या VI करके ज्यादा याद रखना आसानी पड़ता नहीं। P इक्वल टू VI। ठीक है, यानी पावर किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल और करंट पर। ठीक है, तो ये रहा पावर के बारे में। अब पावर का यूनिट क्या होता है बताइए, किसी को पता? पावर का यूनिट वाट। इसका ऐसा यूनिट होता है वाट। वाट कैपिटल W से दिखाते हैं, स्मॉल w को पूरा लिखते हैं। और क्या हो सकता है इसको देखते हुए बताइए? P इक्वल टू VI है, इसको देखते हुए कुछ बताइए। चूंकि P इक्वल वोल्ट पर एम्पियर पर एम्पियर पर एम्पियर वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट एम्पियर वोल्ट होगा ना सर? पहले वोल्ट का लिखिए ना, वोल्ट का क्या होता है? एम्पियर वोल्ट। जूल पर सेकंड होता है ना। वाट पोटेंशियल क्या होता है? जूल जूल पर कूलम होगा ना। अब आवाज नहीं लगा। मतलब बताइए पोटेंशियल का क्या होता है, तब ना बताएंगे। पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क पर यूनिट चार्ज, तो जूल पर कूलम इसका हुआ, पोटेंशियल का जूल पर कूलम हुआ। और इसका क्या हुआ? करंट का एम्पियर, है ना। ये भी यूनिट हो सकता है, जूल पर कूलम एम्पियर भी हो सकता है इसका यूनिट, ये भी यूनिट हो सकता है। और सबसे बढ़िया वाट है। वाट में भी जान लीजिए 1 किलो वाट होता है। जैसे केजी का होता है ना, तो 1 किलो वाट होता है 1000 वाट के बराबर, है ना। किलो होता है, मेगा होता है, मेगा कितना होता है? 10⁻6 वाट के बराबर। ठीक है, एक और इसका प्रैक्टिकल यूनिट वो कहलाता है ना, उसको कहते हैं इसका प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट होता है हॉर्स पावर, अगर नाम आप लोग सुने होंगे। हॉर्स पावर, जितना भी इंजन वगैरह होता है ना, जैसे जाओगे खरीदने जाओगे तो पूछता कितना हॉर्स पावर का चाहिए, चाहे मोटर कितना हॉर्स पावर का चाहिए। जो मोटर पानी हम लोग हाँ, पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी जनरेट करने के लिए या पानी निकालने के लिए जमीन से। हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर जो होता है ये भी एक यूनिट है। और एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सब यूनिट हो गया पावर का। वाट हो गया, किलो वाट हो गया, ठीक है, हॉर्स पावर हो गया। इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट हम लोग इसमें जान लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके यहाँ जो बिजली बिल आता है, ठीक है, क्या बोलता है? कितना यूनिट हुआ ये ना बोलता है। जैसे औसतन एक आदमी का, जैसे कि मेरे घर का जो मेरा यूनिट आता है 50 यूनिट, 75 यूनिट मैक्सिमम आता है मेरे घर का। और एक यूनिट का 4 रुपया, 3 रुपया 60 पैसा के आसपास है। तो मान लो 75 यूनिट आता है, 4 रुपया मान के चलो। 20, 2 दो, मतलब 300 रुपया के आसपास का खर्चा आता है, 300 रुपया। तो ये तो हम लोग के लिए हुआ। तुम लोग मान लो अगर ग्रामीण इलाका में रहते हो तो वहाँ खर्चा और कम होगा, हो सकता है 2 ही रुपया पर यूनिट आता हो। दिल्ली वगैरह में क्या किया है कि 100 यूनिट फ्री कर दिया। अगर 100 यूनिट तक आपका बिजली बिल आ रहा है तो उसको फ्री कर दिया।
ठीक है। अरे वो एक्चुअली वो जो यूनिट है ना, ये जो यूनिट है वो इसी का मेजर अरे इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इतना ही म्यूट कर दिया महीना करो पे तुम आता अपना, है पेमेंट। तक्षक तक्षक बात करो तो म्यूट कर दिया करो तुम लोग। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यस सर। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट यूनिट ही आपका, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट ही यूनिट यूनिट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली यूनिट का एक और नाम किलोवाट आवर है, हम बताएंगे किलोवाट आवर कैसे इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट हो गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी क्या है, वर्क है। एनर्जी जब भी आता है वर्क है ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग वर्क की तरह ही डिफाइन करते हैं, और अभी अभी पावर का फॉर्मूला हम लोग वर्क डन पर टाइम बताया है, तो वर्क का पीटी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी पावर को कैसे डिफाइन किया है, वर्क डन पर टाइम ना, तो वर्क का पीटी हो जाएगा। क्योंकि यही वर्क एनर्जी देता है, इसलिए एनर्जी W इक्वल टू पीटी हो जाएगा। ठीक है। और भी फॉर्मूला हो सकता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, एनर्जी का मेन फॉर्मूला आ गया पीटी। और भी फॉर्मूला हो सकता है एनर्जी का, पी की जगह तुम कुछ भी रख दो, पी की जगह जो मेन फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर रख दो, या पी इक्वल टू वी आई रख दो, वी आई टी भी एक फॉर्मूला हो सकता है। तो कई तरह से इसको हम लिख सकते हैं, वी आई टी हो सकता है, वी की जगह आई आर रख दोगे तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ये एनर्जी का ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है? एनर्जी कितना सारा फॉर्मूला हो सकता है। अब देखो एनर्जी का यूनिट की बात करते हैं, यूनिट इसका बताते हैं क्या होता है। इसका यूनिट हम लोग डिराइव कर लिया जाए, चूंकि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी चूंकि एनर्जी इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं, एनर्जी इक्वल टू होता है पीटी। पावर का क्या होता है, वाट, है ना, वाट। और टाइम का होता है सेकेंड। अगर इसको तो वाट सेकेंड, इसका यूनिट क्या हो गया, वाट सेकेंड। ठीक है, हाँ इसको सेकेंड। वाट वाट सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हटा दें। और इसके बगल में देखो, अगर मान लो वाट सेकेंड की बात है, अब मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किलो वाट रखते हैं। हम चाहें तो पावर का किलो वाट रख सकते हैं क्या, यस सर। हम चाहें तो पावर का किलो वाट रख सकते हैं, और पावर का किलो वाट रख देंगे, और टाइम का आवर रख देंगे। तो वाट सेकेंड तो इसका ऐसा यूनिट हो गया, तो किलो वाट आवर भी एक यूनिट हो सकता है क्या, यस। किलोवाट आवर भी एक यूनिट हो सकता है। तो इसी किलोवाट आवर को, एक किलोवाट आवर को एक यूनिट कहा जाता है। ठीक है, इसी किलोवाट आवर को एक यूनिट कहा जाता है। इसको थोड़ा सा और ऐसे समझते हैं, इसको और थोड़ा सा बेटर तरीके से समझते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पर एक किलोवाट आवर का कितना कितना मतलब है समझा, एक किलोवाट का आवर का मतलब, इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखते हैं, एक किलोवाट इंटू एक आवर अलग करके लिख सकते हैं। एक किलो वाट यानी 10⁻³ वाट लिख सकते हैं, है ना। और एक 1000 एक आवर को 60 सेकेंड लिख सकते हैं। 3600 तो कुल मिला के 3600 इंटू 10⁻³ वाट सेकेंड। अभी भी देखिए वाट सेकेंड हम है ना, तो वाट सेकेंड को 3.6 कितना हो जाएगा ये, into 10⁻6 3.6 3.6 3.6 into into 10 to the power 6 10⁻6 6 वाट आवर। जूल देख सकते हो, एक दो तीन, तीन अंक पीछे आएंगे वाट तो बढ़ जाएगा, है ना। या इसी को तो जूल बोलते हैं ना जी, यस यस। वाट सेकेंड बोलो या इसी को जूल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू होता है पीटी, पीटी को हो गया वाट, इसका हो गया सेकेंड, इसी को एनर्जी को जूल भी बोलते हैं कंबाइंड रूप से। और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं वन यूनिट कहा जाता है, इसको वन यूनिट कहा जाता है ना। यानी 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू 1 यूनिट। क्या कोई दिक्कत, यस सर। नो सर। तो यही हम लोग का यूनिट रहा, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही आप लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक था। इसमें किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आता। कभी पूछ देता 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होगा, या पूछ देगा 1 किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट है ना। 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, तो क्या बताइएगा किसका यूनिट है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर किसका यूनिट है जी,
एनर्जी का सर। कभी कभी सर कभी कभी ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है, किलोवाट आवर भी दे देता है, और जूल भी दे देता है, और लास्ट में तीनों देता है। फोर्थ ऑप्शन देता है ऑल द थ्री। आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर, जूल, या ऑल द थ्री होगा? तीनों होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, किलोवाट आवर भी एनर्जी का यस यूनिट सर। है, और जूल है। तो ये कई बार हम देखे हैं। अब तो क्वेश्चन वैसे ही पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसिटिविटी ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है? बहुत मतलब रिस्पॉन्स ज्यादा करना। जैसे किसी किसी का स्किन जो होता है हीट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा धूप में जाएगा स्किन में रैशेस शुरू हो जाता है ना। तो सेंसिटिव होने का मतलब हो गया कि किसी विशेष तरह का नेचर शो करना। तो गैल्वेनोमीटर कौन सा नेचर शो करेगा? गैल्वेनोमीटर ऐसा थोड़ी है, सॉरी, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो कौन सा नेचर शो करेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज याद है ना? व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता था, याद है ना? यस सर। कलर चेंज कर दें। 4 एक अननोन। व्हीटस्टोन ब्रिज में पता ही है ये 4 साइड होता है ना। और ये 4 साइड में धीरे धीरे बहुत बेटर हो जाएंगे नेटिंग इसमें हम लोग, है ना। क्योंकि अभी लिए ही है, उतना प्रैक्टिस कर नहीं पाए हैं। आज ही आया, 2-3 दिन से हम वेट कर रहे थे। पूरे झारखंड में कहीं मिल ही रहा था, ये बैंगलोर से भेजा है। तो ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये अननोन रेजिस्टेंस होता है। बाकी पे जान लो, ये पी होता है, क्यू होता है, ये भी 2 रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस पर एरो ऐसे दिखाते हैं, याद होगा आप लोगों को अच्छे से। तो अब यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर बीच में होता है। आपको पता है फाइनली करना क्या रहता है ना। फाइनली हमको ये होता है P बाई क्यू इक्वल टू बैलेंस करना R होता बाई है। S। तो ये इक्वेशन, ये रिजल्ट लाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को? ये रिजल्ट को लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट को 0 करना पड़ता है, तो बैलेंस कंडीशन कहलाता है। अब मान लो ये बैलेंस कंडीशन में आ गया, मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 हो गया। मतलब गैल्वेनोमीटर ये तुम्हारा अगर है, अगर ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? ये एरो होता है, इस तरह से एक एरो होता है ना। यस सर। इस तरह का मार्किंग होता है, अगर गैल्वेनोमीटर देखो ऐसे मार्किंग किया हुआ रहता है, इस तरह का, इस तरह के सब मार्किंग होता है। इस तरह का मार्किंग होता है। तो गैल्वेनोमीटर ये 0 होता है, देखो यहाँ 0, इधर 1 2 3, फिर इधर से 1 2 3। तो गैल्वेनोमीटर 0 पर होता है जब ये बैलेंस कंडीशन होता है। अब सपोज करो इन सब में से, क्योंकि वेरिएबल कौन होता है? आर होता है। आर को मान लो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। इन सब में से सपोज करो आर को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो आर को यदि हम थोड़ा बहुत भी चेंज करते हैं, आर को यदि हम थोड़ा बहुत भी चेंज करेंगे, तो क्या ये बैलेंस रह जाएगा? नहीं रहेगा। हो सकता है ये गैल्वेनोमीटर ये तुम्हारा इधर की ओर भागे, चाहे इधर की ओर भागे, कहीं की ओर भागेगा ये, मतलब डिफ्लेक्शन होगा किसमें? गैल्वेनोमीटर में। क्योंकि करंट फ्लो करेगा, तो हो सकता है डिफ्लेक्शन दाहिने की तरफ हो चाहे बाएं की तरफ हो। गैल्वेनोमीटर में जिधर से करंट फ्लो करता है डिफ्लेक्शन उधर की ओर होता है ना। तो मान लो जितना कम चेंज, मान लो आर में थोड़ा चेंज किया, मतलब आर था, आर में थोड़ा सा चेंज कितना किया? डेल्टा आर की। तो ये डेल्टा आर जितना छोटा में हो जाए, मान लो 0.1 ओम चेंज किए और डिफ्लेक्शन आ गया लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ कहीं भी, तो हम कहेंगे कि सेंसिटिव ज्यादा है। अब मान लो एक तो मेरे पास ऐसा भी टेस्टोन बीज है जिसमें कि 4 ओम तक चेंज करने में कोई असर नहीं पड़ता, डेल्टा आर 4 भी रखो तो असर नहीं पड़ता। बात समझ रहे हो? तो जितना कम चेंज इन रेजिस्टेंस इसमें करने में, एकदम बिल्कुल माइनर चेंज करने पर भी डिफ्लेक्शन नजर आ जाए,
हम बोलेंगे हमारा वीटस्टोन भी ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है, तुम देख सकते हो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या, वीटस्टोन भी सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज अ लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर अ स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस। थोड़ा सा रेजिस्टेंस चेंज के लिए ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, है ना। लार्ज डेविएशन, लार्ज डेविएशन किस में, लार्ज डेविएशन किस में जी, For small charge of resistance. लार्ज डेविएशन किस में दिखेगा, लार्ज डेविएशन Kelvin. गेट स्टोन ब्रिज में सर की सेंसिटिविटी में। गेट स्टोन लगा हुआ गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में लार्ज डेविएशन, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। वीटस्टोन ब्रिज थोड़ी है कि यहाँ से घसक के इधर हट जाएगा, है ना। तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन दिखेगा, स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, ऑफ वीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब सवाल उठता है कि वीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होता है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ, इसमें बिना हम लोग कुछ सोचे इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को स्वीकार करेंगे कि सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज डिपेंड्स ऑन, है ना, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सेंसिटिविटी वीटस्टोन ब्रिज किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बैटरी एंड, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर रेजिस्टेंस, चारों जो रेजिस्टेंस हैं उनके मैग्नीट्यूड का जो रेशियो जो निकालते हैं हम लोग, रिलेटिव मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हो ना, एक दूसरे का जो Yes, मैग्नीट्यूड है उन सबका रेशियो निकालते हैं, P/Q R/S करके निकालते हैं। उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ बैटरी गैल्वेनोमीटर पर डिपेंड करता है, कहाँ बैटरी लगाया है, कहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया है। आपसे कई बार पूछता है कि सेंसिटिविटी वीटस्टोन ब्रिज का इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा। To increase sensitivity of Wheatstone bridge, the battery should be connected, है ना, so connected, इस तरह से connected that resistance in series with the known resistance is greater than the resistance in parallel to it, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसके लिए आपको Wheatstone फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, जरा फिर से हम लोग Wheatstone ब्रिज बनाते हैं। आज थोड़ा सा दिक्कत होगा, कल और बेटर हो जाएगा, है ना, कल से और सुंदर बनने लगेगा। आज उतना बढ़िया डायग्राम नहीं बन रहा है, कल से और बेटर बनेगा। रेजिस्टेंस सब लगाते हैं ना, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यही है। बाकी आपको पता है यहाँ से यहाँ क्या लगाते हैं, हम एक बैटरी लगाते हैं, इन्हें बैटरी लगता है जी, ठीक है। और यहाँ क्या लगाते हैं हम लोग सर, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, है ना। ये रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, Yes, sir. ये P है और ये क्या है, Q है। Q. और ये variable resistance. तो वीटस्टोन, जब तक ये डायग्राम नहीं रहेगा तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे इसके रिजल्ट को। अब हम लोग जो लिखा लाइन उसको पढ़ के देखते हैं। लाइन क्या लिखा, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ वीटस्टोन ब्रिज, द बैटरी शुड बी so connected that the resistance in series with the unknown resistance is greater than resistance in parallel to it, है ना। मतलब unknown resistance कौन सा है इसमें, Yes. ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ना, अननोन रेजिस्टेंस के सीरीज में कौन है, इसके लिए सीरीज कौन सीरीज में है, क्या जी, इसके लिए सीरीज में कौन है, Q. आर सीरीज में, आर सीरीज में ये पैरेलल है, देखो दोनों दोनों तरफ से टच कर रहा है ना, ये सीरीज आर सीरीज में है। हाँ, ये दोनों का दोनों पैरेलल नहीं आएगा, इसका एस के पैरेलल में आएगा, दोनों का दोनों पी और क्यू। तो साहब बोलता है कि ये जो आर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर या स्मॉल, Small. Small. क्या लिख रहा हूँ, unknown resistance is greater than the resistance in parallel to it, Greater than. ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है,
जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है वो क्या होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए इन दोनों से, P और Q से। P और Q की तुलना में वो रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा वीटस्टोन क्या सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम यही पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसिटिविटी ऑफ वीटस्टोन ब्रिज। तो वीटस्टोन ब्रिज सेड टू बी मोर सेंसिटिव इफ इट्स गैलोमीटर शोज मोर डिफ्लेक्शन फॉर अ स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस का चेंज होगा इस रेजिस्टेंस का स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है,